नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 2024 के चुनावी माहौल में। यहां हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की ताजा और गर्मा गर्म चुनावी विषयों की चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीति, राजनीतिक दलों की चुनौतियां और नागरिकों की अपने नेताओं से या पार्टियों से अपेक्षाएं। तो देखिए चुनावी माहौल से जुड़ी कुछ खास खबरें। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की कई सीटों पर बसपा के जाति कार्ड खेलने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। पश्चिम यूपी में मायावती का एक खास वोट बैंक भी है। इसके अलावा सपा, कांग्रेस से नाराज लोगों के भी बसपा की तरफ जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने पहले चरण की 8 में से एक सीट बिजनौर सीट से रालौत को दी है, राष्ट्रीय लोकदल जैन चौधरी को। इस पर आरएलडी ने चंदन चौहान को उतारा है। क्या है सियासी उठापटक, क्या है सियासी गणित, इस रिपोर्ट में देखिए। बीएसपी की साख दांव पर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का माहौल गर्मा रहा है। इंडिया और एनडीए के मुकाबले अकेले चुनाव मैदान में लड़ रही बसपा के लिए यूं तो इस लोकसभा चुनाव में कई चुनौतियां हैं। इनमें सबसे अहम चुनौती है वे 10 सीटें जहां पार्टी पिछली बार जीती थी। इन पर बेहतर प्रदर्शन उसकी साख का सवाल है। कुछ सांसदों को बसपा ने निकाल दिया है और वे दूसरे दलों से चुनाव मैदान में हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी पार्टी में हैं लेकिन चुनाव मैदान में नए प्रत्याशी को उतारा है। ऐसे में पराए हुए अपनों से भी बसपा को निपटना होगा। बीएसपी प्रत्याशियों का दिग्गजों का कितना सहयोग। जैसा कि मालूम है कि बसपा ने पिछली बार सपा और रालोद से गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, तब उसने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार रालोद एनडीए का हिस्सा है और सपा इंडिया में है। ऐसे में बसपा की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अकेले दम पर वह क्या शानदार प्रदर्शन कर पाती है। जो 10 सीटें उसने 2019 में जीती थी, उनमें से पुराने किसी सांसद को टिकट नहीं दिया है। किसी को पार्टी से निकाल दिया तो किसी ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है। कुछ ऐसे भी हैं जो बसपा में हैं लेकिन वे प्रत्याशी नहीं हैं। वे नए प्रत्याशी का कितना सहयोग करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। इंडिया और एनडीए दोनों को नुकसान। मुस्लिम बहुल सीटों पर यूं तो बीएसपी ने मुस्लिम चेहरों को ही उतारा है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो दो धारी तलवार की तरह हैं, यानी हाथी की चाल एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को दर्द देगा। वहीं ताजा समीकरण देखें तो बसपा के उम्मीदवार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। पहले चरण में बीएसपी ने श्रीपाल सिंह राणा, जो कि राजपूत ठाकुर बिरादरी से हैं, उन्हें टिकट दिया है। इस इलाके में ठाकुरों की आबादी अच्छी और प्रभावी मानी जाती है। मुजफ्फरनगर में मायावती ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है, जो ओबीसी बिरादरी से है। मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज के वोट बड़ी तादाद में हैं। इस तरह मेरठ में पहली बार कोई त्यागी चुनाव लड़ रहा है और त्यागी समाज पिछले दिनों भाजपा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराज भी रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी अपनी ही रणनीति पर बुरी तरह से फंस गई है। सपा में मुरादाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार को लेकर संकट की स्थिति पैदा हो गई थी। सूत्रों की माने तो पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के दबाव में अखिलेश यादव ने एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। हालांकि अखिलेश यादव चाहते थे कि रुचि वीरा नहीं बल्कि एसटी हसन चुनाव लड़े। इसे लेकर सपा मुखिया ने पत्र भी लिखा था, लेकिन समय से पत्र न पहुंचने के कारण अब रुचि वीरा ही सपा की अधिकृत उम्मीदवार हैं। बीएसपी की खेल बिगाड़ू सियासत। बसपा ने मुरादाबाद से इरफान सैफी को मैदान में उतारा है। सैफी मुसलमान की ऐसी बिरादरी है जो अपनी जाति को लेकर बेहद संवेदनशील है। माना जा रहा है कि अगर मायावती को यहां मुसलमान ने वोट कर दिया तो सपा का खेल खराब हो सकता है। कुछ ऐसी ही स्थिति रामपुर की है, जहां से जीशान खान को बसपा ने टिकट दिया है। जीशान खान का परिवार स्थानीय स्तर पर प्रभावी है और परिवार के पास जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है।
पीलीभीत के अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू भी मुस्लिम बिरादरी से हैं। स्थानीय स्तर पर मजबूत नाम है। यही हाल आंवला के आबिद अली का भी है। आंवला और पीलीभीत में बसपा ने ही मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। ऐसे में मुसलमान का रुझान बसपा की तरफ हो सकता है। प्रत्याशियों के टिकट काट साधे समीकरण। 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल में तेजी आ चुकी है। यहां उम्मीदवारों को टिकट मिलने और प्रत्याशियों के टिकट कटने का सिलसिला जारी है। हाल ही में इस बीच बहुजन समाज पार्टी के कैंप से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि फिर एक बार बसपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। बता दें कि बसपा ने कन्नौज में अपना प्रत्याशी बदला। इससे पहले बसपा ने हालिया, अलीगढ़ और गाजियाबाद में अपने प्रत्याशी बदले थे। कन्नौज में बसपा ने अकील अहमद पट्टा का टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी छोड़कर आए इमरान बिन जफर को बसपा ने अकील अहमद पट्टा की जगह प्रत्याशी बनाया है। ऐसी चर्चा है कि सपा से नजदीकी और निष्क्रियता पट्टा का टिकट कटने का कारण बनी है। गौरतलब है कि कानपुर के जाने माने उद्योगपति इमरान ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आप के सिंबल पर कन्नौज से चुनाव लड़ा था। तब इमरान बिन जफर को 5000 वोट भी नहीं मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इस बार मुस्लिम दलित वोटरों की गठजोड़ के जरिए इमरान को अच्छा प्रदर्शन करने की आस है। वेस्ट यूपी में बीजेपी को फायदे के बजाय नुकसान। बीएसपी के इंडिया गुट में न शामिल होने के चलते वेस्ट यूपी में बीजेपी को उम्मीद थी कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा। उत्तर प्रदेश में अब त्रिकोणीय मुकाबला तो हो रहा है, पर बीएसपी के उम्मीदवारों से बीजेपी को फायदे के बजाय नुकसान होता दिख रहा है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले तक राजनीतिक गलियारों में लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ठंडे तेवरों को बीजेपी के फेवर में माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि मायावती अब खुलकर बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर बीएसपी में कोई हलचल न देखकर आम लोगों को भी यही भरोसा हो रहा था कि हो सकता है कि बीएसपी जानबूझकर लोकसभा चुनावों में इस तरह का व्यवहार कर रही हो। इसके बाद बहुत दिनों तक यह बात चली कि कांग्रेस और बीएसपी के नेता संपर्क में हैं। कुछ दिनों तक यह बात भी चली कि इंडिया गठबंधन मायावती को पीएम कैंडिडेट घोषित कर सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जब काफी हद तक सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है, तो सामने कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है जो बीजेपी के लिए परेशान करने वाला है। कम से कम वेस्ट यूपी की 5 सीटों पर बीएसपी ने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं, वो बीजेपी के माथे पर चिंता बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से काफी है। पश्चिम यूपी में बीजेपी सपा का गणित गड़बड़ाया। मेरठ में करीब 37% वोटर मुस्लिम हैं। इस तरह हार जीत में सबसे निर्णायक भूमिका मुस्लिम वोटर्स की है। उम्मीद की जा रही थी कि सपा और बसपा दोनों यहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, पर हुआ उसका उल्टा। दोनों ही पार्टियों ने यहां से हिंदू कैंडिडेट घोषित कर दिए। बसपा ने यहां से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है। जाहिर है कि अगर देवव्रत कैंडिडेट नहीं होते तो करीब 41,000 त्यागियों का वोट बीजेपी को जाता, पर बीएसपी कैंडिडेट अगर 10,000 वोट भी अपने समुदाय का हासिल कर लेती है तो बीजेपी का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे पहले मेरठ से सपा और बसपा मुस्लिम कैंडिडेट उतारते रहे हैं। यहां से कई मुस्लिम सांसद चुने गए हैं। 2019 में बसपा के याकूब कुरैशी मात्र 4,000 के करीब वोटों से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल से हार गए थे। जाहिर है कि बीएसपी यहां से बीजेपी का काम बिगाड़ रही है। बिजनौर में बीएसपी का जाट प्रत्याशी बिगड़ेगा एनडीए का खेल। मुजफ्फरनगर जाट मुस्लिम बहुल सीट पर कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं। बागपत सीट पर बीएसपी का बनिया प्रत्याशी। गौरतलब है कि देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके बाद 6 और चरणों में 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होगा। लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। प्रत्याशी अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। इसी में कई प्रत्याशियों के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं।
कोई चाय बना रहा है, कोई अपने टिकट कटने पर रोता हुआ नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये पहली तस्वीर देवघर से आई है, जहां पर सांसद निशिकांत दुबे अलग तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। चुनाव प्रचार के दौरान सांसद चाय की दुकान में घुस गए और वहां पर खुद ही कड़क चाय बनाई, जिसके बाद परोसकर जनता को पिलाई। अब बात कर लेते हैं गोरखपुर की, जहां पर सांसद रवि किशन ने गैस चूल्हे पर चाय बनाई और सभी नेता कार्यकर्ताओं को पिलाई। जरा नजर डाल लेते हैं अब पश्चिम बंगाल की तरफ। तो ममता बनर्जी आदिवासियों से मिलने के लिए जलपाईगुड़ी पहुंची हुई थी और वहां पर ढोल बजता देख खुद को रोक नहीं पाई और मुख्यमंत्री वहां पर ढोल की धुन पर झूम उठी। ये तस्वीर बदायूं की, जहां पर सांसद संघमित्रा अपने टिकट काटे जाने को लेकर रो पड़ी। जब वो मंच पर आई तो अपने आप को रोक नहीं पाई और संघमित्रा फफक पड़ी। छिंदवाड़ा में तो कमलनाथ का बिल्कुल ही अलग अंदाज दिखा। वहां पर वो अपने बेटे और प्रत्याशी नकुलनाथ के साथ पहले तो इफ्तार किया और बाद में पूजा अर्चना भी की। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री प्रसिद्ध सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। एक अनूठी तस्वीर चेन्नई से भी सामने आई, जहां पर AIADMK नेता ने चुनाव प्रचार के दौरान खुद सिलाई मशीन चलाई और कपड़े सिले। कपड़े सिलने की जो रफ्तार दिखी वो दाद देने वाली थी। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश भर में लोकसभा चुनाव का धूम धड़ाका देखा जा रहा है। दिल्ली के सदर बाजार में चहल पहल काफी बढ़ गई है। बाजार में प्रचार सामग्री की मांग तेजी पकड़ रही है। झंडे, टोपी, बैच, बैनर से दुकानें पटी पड़ी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से देश भर में लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान शुरू होने के साथ ही चुनाव प्रचार से जुड़ी चीजों की मांग बढ़ गई है। दिल्ली के सदर बाजार में दुकानें चुनाव प्रचार की चीजों जैसे झंडे, टोपी, बैज और बैनर से भरी हुई हैं और इन्हें राजनीतिक दलों से लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। सदर बाजार के व्यापारियों के मुताबिक ज्यादातर ऑर्डर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से मिल रहे हैं, जहां लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा मान तो आपको पता यूपी में होगी, सबसे ज्यादा सीटें हैं। उसके बाद अपना महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद बिहार हो गया। तो जहाँ जहाँ ज्यादा सीटें हैं, MP है, वहाँ से सब जगह से डिमांड रहती है। और इसमें काम करने वाले मेन 40 से 50 आदमी हैं जो हमारी टीम है। उसके आगे जुड़े हुए बंदे हैं 5000 के साथ आगे जुड़ गए 50,000 बंदे। अब उसके साथ जो लेबर जुड़ी जाती है 5 लाख के 40-50 लाख बंदे बन जाते हैं इसमें काम करने वाले। इस बार कारोबारी सस्ते और इको फ्रेंडली बैनर, बैग और झंडों में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये दूसरे फ्लैग से आधे रेट में है। वो इसके अंदर सबसे मेन बेनिफिट ये है कि एक फ्लैग दूसरा लेते हैं 12 रुपए का, उसके लिए डंडा लेंगे 5 रुपए का, उसको बांधने वालों को देंगे 10 रुपए। आजकल लेबर महंगी है, मैं तो 10 रुपए डंडा लूँगा, तो उसको 25 रुपये पड़ गया। ये एक 8 रुपए का झंडा है जिसमें लड़ी के अंदर 10 झंडे बंधे हुए हैं। एक किनारा लिया और दूसरे किनारे बांध दिया, 10 रुपए में काम हो गया। बहुत से उम्मीदवार भले ही चुनाव प्रचार के पारंपरिक तरीकों को पसंद करते हैं, लेकिन व्यापारियों को लगता है कि राजनीतिक दलों की तरफ से प्रचार में डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करने से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ रहा है।
Now people are more focused and inclined to digital marketing, क्योंकि लोगों पे टाइम नहीं है। हम देखें तो अर्बन जो हमारा ये जितने भी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, तो उनमें सबको इतना टाइम ही नहीं है कि मतलब वो इलेक्शन के नॉर्मल कैंपेन्स में अपने आप को मतलब अपना टाइम डिवोट कर पाए। तो वो डिजिटल कैंपेन से बहुत फ़र्क पड़ रहा है और मतलब इसमें भी हमारे काम में भी फ़र्क पड़ा है। चुनाव प्रचार से जुड़ी चीजों की बढ़ती मांग इससे जुड़े कारोबारियों के लिए बिजनेस का अच्छा मौका है। साथ ही इससे दिहाड़ी मजदूरों और महिलाओं को भी रोजगार के मौके मिलते हैं। सबसे ज्यादा लोग होम मेकर घर के अंदर लेडीज को मिलता है काम डंडे सिलाई का, टोपी सिलाई का, बिल पिन चिपकाने का बिलों के अंदर। उसके बाद मिलता है लेबर क्लास को पोस्टर घरों में बांटने का, हैंडबिल बांटने का, अखबार में डालने का। उसके बाद ये मिल जाता है मशीनों में प्रिंटिंग वालों को काम कि पेपर प्रिंट करना है, वहाँ लेबर को मिलता है काम। उससे ऊपर पहले मिलता है पेपर मिल वालों को काम, पेपर बनता है वहाँ भी लेबर को काम मिलता है। फिर ट्रक वालों को मिलता है। 2024 के आम चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल से 7 चरणों में होंगे। नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कई अपार्टमेंट मालिकों ने नोएडा अथॉरिटी की तरफ से अपने फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाने के विरोध में नो रजिस्ट्री नो वोट की मुहिम चलाई। इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में कई अपार्टमेंट मालिकों ने नोएडा अथॉरिटी की तरफ से अपने फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाने के विरोध में नो रजिस्ट्री नो वोट की मुहिम चलाई है। नोएडा के सेक्टर 46 में गार्डेनिया ग्लोरी हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने सभी स्तरों पर अपनी मांगों को रखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके मुताबिक सरकारी अधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हों या फिर राज्य सरकार से जुड़े लोग, किसी ने भी उनकी मुश्किलों की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम लोग 2016 से यहाँ पर रह रहे हैं और 2016 से शायद ही कोई महीना या कोई भी वीकेंड हमारा ऐसा गया हो जब हमने अथॉरिटीज़ को या बिल्डर को या प्रशासन को अप्रोच नहीं किया हो, और लगातार अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अचानक ये प्लान कर लिया कि हम बस नो रजिस्ट्री नो वोट ही करेंगे क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। ये एक दिन का इशू नहीं है, 2016 से लगातार हम इस चीज़ को उठा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर 2019 से रह रहे हैं, तो 5 साल पूरे हो चुके हैं हमें यहाँ रहते हुए। पर रजिस्ट्री के लिए यहाँ के सभी नागरिक जो हैं बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, जितने भी रहने वाले लोग हैं, पर कुछ भी नहीं इसमें आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि हम इस चुनाव में, इस इलेक्शन में हम लोग सब कोई वोट नहीं देंगे। आज इलेक्शन करा दिए, कल हम पूरे नोएडा में बैनर लेके घूम जाए। नोएडा अथॉरिटी का एसडीएम छोड़िए, एक क्लार्क नहीं आएगा यहाँ पे हमारे पूछने कि भैया क्यों बैनर लेके घूम रहे हो। हाँ, रेजिडेंट की तो यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी से लेके योगी जी से लेके यहाँ पे सीईओ ले लो, आप डीएम ले लो, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि रेजिडेंट का क्या हो रहा है। बताइए अथॉरिटी ने कितने नोटिस दिए बिल्डर को अब तक पैसे निकलवाने, कुछ नहीं हो रहा है सर। हम लोग परेशान हैं, रेजिडेंट परेशान है। हम अकेली सोसाइटी थोड़ी है, 10 सोसाइटी ऐसी हैं, 50,000 फ्लैट है जिनकी रजिस्ट्री नहीं है। फ्लैट मालिकों का कहना है कि रजिस्ट्री नहीं होने की वजह से उनके अपार्टमेंट में फायर फाइटिंग सिस्टम, जरूरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और लिफ्ट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है। उनका कहना है कि चूंकि उनके फ्लैट रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए उनके पास इन सुविधाओं को हासिल करने के लिए किसी से संपर्क करने का कानूनी अधिकार नहीं है। हम लोग के बेसिक नीड्स पूरे नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं हो रही, बेसिक नीड्स पूरे नहीं हो रहे। लाइक वी आर लिविंग लाइक अ हेल इन द सोसाइटी, नथिंग इज हैपनिंग इन दैट। एंड उसके ऊपर से गवर्नमेंट हमारे ऊपर इम्पोज करती है कि आप बैनर भी नहीं लगा सकते, मतलब हम अपना हक भी नहीं मांग सकते। बड़े कमाल की बात है। फ्लैट मालिकों का दावा है कि कई बार भरोसा दिलाने के बावजूद सरकार उन्हें पूरा करने में नाकाम रही है। ये हमारी लास्ट अटेम्प्ट है हमारा, जिससे हम मिल सकते हैं हम सबसे मिले। क्या बिल्डर से पैसा लेने के लिए गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, हाई कोर्ट नहीं जा सकती? मुख्तार अंसारी को मोदी जी, योगी जी हाई कोर्ट जाके पंजाब से ले आए। हमारा वो अपना पैसा नहीं वसूल कर सकती। हमने फुल पेमेंट करी हुई है, गवर्नमेंट हमारी तरफ बिल्कुल ही नहीं देखती। सर, ये डबल इंजन की सरकार से हमको बहुत होप्स थी और आश्वासन भी मिलता रहा, और यही सरकार कुछ कर सकती है, ये हमको पिछली बार आश्वासन दिया गया था
कि आप इसी सरकार को दोबारा लेकर के आइए, यही सरकार आपका काम करेगी। मगर हमको उससे उम्मीद थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 बार सांसद रह चुके डॉक्टर महेश शर्मा को बीजेपी ने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनावी मैदान में उनकी टक्कर समाजवादी पार्टी के राहुल अवाना से होगी। गौतम बुद्ध नगर में 2024 के आम चुनावों के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 24 के चुनावी माहौल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।